बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं खैरबानो आवान। उम्मीद है आप ठीक होंगे और हमारे देखने वाले जो है, हमारी दुआ है कि वो ठीक ही रहें और हमें देखते रहें और ऐसे ही देखते रहें और हम भी खुश रहते हैं। तो 2 घंटे जो हैं वो आपके साथ गुजरेंगे। उम्मीद है ये 2 घंटे बहुत ही फ्रूटफुल होंगे और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता होगी, कोशिश करेंगे कि आज आपको ताज़ा प्रोडक्टिव 2 आवर्स गुजारने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बारिशों की सूरत हाल से। मौसम की जो सूरत हाल है बलूचिस्तान और कराची में खासी ख़राब है और तबाही मचा रही है। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसा में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोयटा, हरियाणी, मकरान, चागी, कलात, पसनी में सैलाबी सूरत हाल है, जबकि सूबे में अर्बन फ्लड एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल होने वाले सिस्टम की वजह से कराची के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। सिंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हम सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। कराची में हमारे नुमाइंदे सुहेल रब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नालों की सफाई के हवाले से क्या कोई इकदाम किए गए हैं। तो सुहेल बताइएगा, बारिशों के बारे में तो कहा जा रहा है कि बारिशें हो रही हैं, हालात ख़राब हैं और अर्बन फ्लड एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो क्या कोई नालों की सफाई का इंतज़ाम हुआ था इससे पहले? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और अगर हम रेन एमरजेंसी की बात करें तो ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत सिंध ने शहर में रेन एमरजेंसी का नफाज किया था और उसके बाद जो पहला स्पेल था गुज़िश्ता इतवार को, उसमें जो है वो बल्दियाती इदारे KMC, वाटर कॉरपोरेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और उसके अलावा टाउन इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक थी और नालों की सफाई के इकदाम किए जा रहे थे। जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अब जो दूसरा स्पेल है बारिश का, जो जुम्मे तक जारी रहेगा, उस हवाले से अगर हम बात करें तो बल्दियाती इदारों की तरफ से कोई ख़ातिर ख्वाह इकदाम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। ये मेरे अकब में मेरे कैमरामैन अहमद अब्बास आपको दिखाएंगे। ये शादमान टाउन का नाला है जो कि नागन चौरंगी तक जाता है और आप ये देख सकते हैं कि ये नाला कचरे से भरा हुआ है और इसके साथ साथ अगर इसकी हम हिफाजती दीवार भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा मखदूश है। और इस वक्त ना ही KMC और ना ही टाउन इंतज़ामिया यहाँ पे इन नालों की सफाई के हवाले से कोई इकदाम कर रही है। अगर हम ओवरऑल शहर की बात करें तो शहर में KMC के अंडर बड़े कोई 39 नाले हैं और अगर टाउन इंतज़ामिया की बात करें तो यहाँ पे 7 टाउन इंतज़ामिया हैं जिनके अंडर में मिला जुला के छोटे कोई 500 से ज़ायद नाले हैं। लेकिन बल्दियाती इदारों की तरफ से दूसरे स्पेल के हवाले से कोई ख़ातिर ख्वाह इकदाम ताहाल हमको देखने में नहीं मिल रहा है। जी, इकदाम देखने को नहीं मिल रहे कराची में। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो हर बार की सिचुएशन है कि जब भी रेन एमरजेंसी का नफाज होता है शहर कायद में बिलखसूस यहाँ बारिश की पेशन गोई की जाती है तो वहाँ पर हम यही देखते हैं शहर बानों के किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जाते। एग्जैक्टली। और हम देख रहे थे वो नाला जो दिखा रहे थे, इसके सामने वो खड़े थे, कितना गंद था वहाँ पर। और ये तो सिर्फ एक नाला है अजीम, पता नहीं कितने नाले हैं जो इससे भी बदतर नाले वो बता रहे हैं। और इसके अलावा फिर हम ये भी देखते हैं शहर बानों के जब शहर डूब जाता है उसके बाद सारी मशीनरी एक्टिव होती है, नहीं, पर उस मशीनरी का उस तरह से फायदा नहीं है ना कि आपको पहले से एक रेन एमरजेंसी के बारे में पता है कि एक हद से ज़्यादा बारिश हो सकती है। फिर कहा कि जाता है कि नेचर के साथ तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन आप अपने मामला तो सेट कर सकते हैं। कराची में जब भी बारिश होती है हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा लोग जो है बिजली लगने से भी मर जाते हैं। ज़्यादा बारिश के साथ ज़्यादा पानी भी आता है, तो ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा मसाइल आते हैं। ज़्यादा मसाइल आते हैं तो लोग जो हैं वो ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। मैं खुद कराची में थी जब बारिश हुई है, 2019 की बात है। और आप यकीन माने हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम ऑफिस कैसे जाएं। खैर ऑफिस ने तो फिर किसी तरह भी हमें लेके जाना था, वो तो ले गए उन्होंने तो बड़ी गाड़ी बेचकर हमें ले गए। लेकिन जैसे हम पहुंचे सैलाब में, इतनी मैं पानी में थी और ऐसे करके हम ऑफिस पहुंचे और ना बिजली है, ना पानी है, ना वॉशरूम यूज कर सकते हो। कराची में पानी का निज़ाम आपको पता है किस तरह से आता है। वेनिस की यादें ताज़ा हुई बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ क्या बात है। हमारी दुआ है कि जो शहर कायद के बासी हैं उन्हें ऐसा वेनिस ना ही देखने को मिले, बल्कि असल वेनिस में जाके वो टूर करें तो शहर कायद इस तरह से ही वेनिस के लोग ऐसे गीले नहीं होते। एग्जैक्टली। तो अब बलूचिस्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे हसन भट्ट साहब मौजूद हैं। हसन, आप बताएं कि बलूचिस्तान में तो अर्बन फ्लड इमरजेंसी का नफाज किया गया है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी?
हाँ जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए बलूचिस्तान की पहले स्पेल की, तो पहले स्पेल के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाम बहक जबकि 9 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए, जबकि इस दौरान घरों, पुलों और सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है। अगर बात की जाए पहले स्पेल की, तो पहले स्पेल के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने और घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जाम बहक जबकि 9 के करीब अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए। इस दौरान अगर बात की जाए घरों की, तो घरों को भी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचा। 40 के करीब घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 90 के करीब घर जो है जिन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि पुल और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनकी बहाली के लिए महकमे PDM में ज़िली इंतज़ामिया अपनी खिदमत सर अंजाम देती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त अगर बात की जाए बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला पशीन, सोराब, डेरा बुगटी, यहाँ पर बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी बहाली के लिए ज़िली इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए बलूचिस्तान के में दाखिल होने वाले मूसलाधार बारिशों के दूसरे स्पेल की, तो इस दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो जुम्मे की रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। और इस दौरान महकमा मौसमियात और महकमे PDM की जाने से भी अलर्ट जारी किया गया है और इसमें हिदायत की गई है कि जो मुसाफिर हैं उन्हें गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने से हिदायत की गई है और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हिदायत तो कर दी गई हैं, अब देखना ये होगा कि कितनी हिदायत पर अमल दरामद होता है, किस तरह से काम होता है, लोगों को उस तरह से सहूलियात मिलती हैं या नहीं मिलती, जिस तरह के वादे दावे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं तो सब हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं और आवाम के लिए कोई नहीं बाहर निकलता। तो ये हसन भट्ट हमें वहाँ से आगाह कर रहे थे जी, उनका बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में जी, मुल्की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अपने मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। 21 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पे इलेक्शन होने जा रहा है जी 21 अप्रैल को, लेकिन इलेक्शन से पहले ही, ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही आपको बताएं तो 3 जो सीट्स हैं कौमी असम्बली की, नून लीग उससे महरूम हो चुकी है। इसके अलावा फैज़ाबाद धरना केस और वफाकी हुकूमत में भी मुस्लिम लीग नून मुनकसिम नज़र आ रही है। इख्तलाफात सामने आ गए, बल्कि आजकल तो राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चूंकि हमें सादा अक्सरियत नहीं दी गई तो लिहाजा अब हमारा जिम्मा ओश पोश, यानी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या तो बात, क्या बात। हम लोगों ये ने बिल्कुल वही बात है ना जो मैं कह रही थी कि इलेक्शन से पहले जो वादे और दावे किए जाते हैं तो ये पूरे हो रहे हैं, आप देख लें। तो अब इस सारी सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं जी, एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम करते हैं, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलती तो फिर हम अपने वो वादों को पूरा करते जो हमने आपसे किए थे, अब तो हम पे कोई वो वादा और वो कोई दावा पूरा नहीं होता, तो क्या एक सियासतदान का ये बिहेवियर होना चाहिए? नहीं, ये बिहेवियर तो खैर बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और ख़ास तौर पे कमिंग फ्रॉम समबडी जो कि बहुत ही सीनियर ओहदे पे फाइज हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, पंजाब के सदर हैं राना साहब, और उनका ये कहना मेरे ख्याल में वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं चीज़ों को। उनको ये नज़र आ रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी, जिसको वो उस ओनस को जो उनके ऊपर आना है इवेंचुअली, उसको वो कट डाउन कर रहे हैं, उससे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, और देखें जिम्मेदारी तो हर उस शख्स की है जो पार्लियामान में बैठा ना, अगर आप निज़ाम को पढ़ें और फिर उसके बाद ओवर एंड अबव अगर आप हुकूमत के वज़ीर आज़म बन जाएँ और 75% लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टी से हों और कोई और पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी 2 पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं, MQM और बलूचिस्तान की बाप पार्टी, अदरवाइज सारी कैबिनेट तो PMLN की है, तो मेरे ख्याल में उस इनकम्बेंसी से वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं जो छूटेगी नहीं। हाँ जी। और कौम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको जिस तरफ लगाया जाए वो लग जाए। डिलीवरेंस इज द कोर इशू, इज द बॉटम लाइन। एग्जैक्टली। आप डिलीवर करेंगे तो लोगों को आपको वोट देना चाहिए। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि डिलीवरेंस में कभी इस मुल्क में वोट पड़ा नहीं, कोई ना कोई नारा लगता है और उसके बाद भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर किसी न किसी दबाव के ज़रिए, बरादरी सिस्टम के ज़रिए, नहीं तो बिरयानी के डब्बे से ही हम वोट खींच लेते हैं, और जो वोट की परसेंटेज है तो मैं नहीं समझता कि वो फिर जो मैंने उस दिन बात की थी कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पूरे होते हैं, और डेमोक्रेसी की जो बेसिक जिसको कहते हैं आप जो पैरामीटर्स हैं, जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो फिर अगर कोई भी एक मोडालिटी जो डेमोक्रेसी में ना हो तो फिर वो डेमोक्रेसी तो नहीं कहला सकती, वो कुछ और कहला सकता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आप कहते हैं कि हमें बस आप एक दफ़ा हुकूमत मिल जाएगी तो हम ये मामलात करेंगे, आपने तब तो ये नहीं कहा कि हमें 2/3 मेजॉरिटी दें। हुकूमत तो आपको मिल गई है, वज़ीर आला की सीट पर भी आपका बंदा है, वज़ीर आज़म की सीट पर भी आपका बंदा है,
देखिए पाकिस्तान में सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेना और वोट लेके हुकूमत में आने का नाम होके रह गई है, जबकि दुनिया के महज़ब मुआशरों में सियासत का काम राउंड द ईयर होता है। या डिलीवर करना। वहाँ पर जो अपोजिशन होती है वो इनकम्बेंट, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है और वो बाकायदा उस एटीट्यूड के साथ अपने आप को पोर्ट्रे करती है। हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा कि वोट लेकर हुकूमत में आना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम नहीं करती जिससे वो अपने आप को उस डिलीवरेंस की राह पर चला सके कि लोग उनके, जब वो हुकूमत में ना भी हो तो उनके काम को। अभी मैं आ रहा था तो अभी बात हो रही थी ट्रैफिक का जो क्लस्टर्स बनते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। देखिए ये वो कहते हैं कि अगर किसी मुल्क की आपने सिविक सेंस देखी है ना, तो आप उसकी ट्रैफिक को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी सिविक सेंस है। तो लाहौर के तो हालात देख लें, आप देख लें कि इस मुल्क की क्या सिविक सेंस होगी, क्या सोशल रिएक्शंस होंगे, क्यों। अब फिर मैं एक बात करूंगा तो लोग कहेंगे जी ये तो पार्टियां तो मगर प्यार अंदा। अर्ज ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ वोट लेकर हुकूमत बनाना नहीं है। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया के महज़ब मुआशरों में पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मूवमेंट चलाती हैं बाकायदा, उनके ज़रिए वो अपने मैसेज कन्वे करती हैं, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करती हैं। आज तक बताइए किसी ने इस मुल्क में सफाई की कोई मुहिम चलाई, किसी ने एनर्जी कंजर्वेशन की कोई मुहिम चलाई, किसी ने वाटर कंजर्वेशन की कोई मुहिम चलाई, किसी ने ट्रैफिक को जो है वो रिफर्बिश रिस्ट्रक्चर करने की मुहिम चलाई। मिजाज ऐसा हो चुका हुआ है कि पॉपुलर नारे जब लगाए जाते हैं ना, यहाँ सुन रुक जाए यार, आप आवाम को देखें, हम आवाम को ब्लेम करते हैं, ठीक है एजुकेशन का, मैं लोगों के अपने मसाइल हैं उनकी वजह से वो डिलीवरेंस नहीं कर सकते माशरती निज़ाम में, लेकिन सर ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है दुनिया में, ये एग्जैक्टली ये काम दैट इज़ वाई पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया गया है। अगर आप क्यों, और उनके बनाने की वजह हुकूमत में आना नहीं था कभी भी, उनका बनाने की जो वजह असल होती है दुनिया में वो ये होती है कि वो जो माशरती मसाइल हैं उनको किस तरह कन्फ्रंट करते हैं, पब्लिक को उसमें किस तरह इन्वॉल्व करते हैं, ये तो और उसके डेरिवेटिव्स जो आप बात करें सर, ये नो डाउट एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, मेरे भाई आइडियल नहीं है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बॉटम लाइन है, ये रिक्वायरमेंट है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तो जब कोई भी सियासी जमात इन इश्यूज पे बात नहीं कर रही और आपकी मुआशी सिचुएशन भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और अब एक हुकूमत आपके पास है और वो हुकूमत की जो मेजर तो पार्टी है, क्यों है हुकूमत में भाई, आप छोड़ के घर चले जाए ना। जो मेजर पार्टी अगर राना साहब जो फरमा रहे हैं कि वहाँ पे ये हालात हैं, तो भाई आप कह दें कि भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली, दैट शुड बी द एटीट्यूड ना। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिली, मैं तो फिर बैठे क्यों है वहाँ? सिंपल मेजॉरिटी मांग रहे हैं सर, 2/3 तो नहीं, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, हाँ है ना, तभी तो वो हुकूमत में बाय वर्च्यू ऑफ दैट वोट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज व्हाई दे आर इन, बाय वर्च्यू ऑफ दैट दे आर इन द प्रेसिडेंट। मेरे ख्याल से बयान में राना साहब ये क्या बात, मतलब पूरी दुनिया में तो इतनी बड़ी जो है कोalitions होती हैं और वो चलती हैं 5 साल। आप मिनिमम पॉसिबल एजेंडे पे, नेशनल एजेंडे पे नेशनल कंसेंसस करते हैं और फिर सबको साथ लेके चलते हैं। सर वो तो यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि वजीर आजम नहीं है तो वो एक अलग गुस्सा पाया जा रहा है नून लीग। तो शहबाज शरीफ साहब सदर थे ना पार्टी के, वन इन द सेम थिंग, मतलब वो तो भाई भी हैं उनके और वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर ही वो वजीर आजम। अच्छा सर, इनमें कोई इख्तिलाफात तो नहीं पाए जा रहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के पीछे तो नजर आ रहे हैं लेकिन भाई के पीछे नहीं नजर आ रहे। अब सीनियर सियासतदान जो है उनका बिहेवियर ये है कि वो शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर खुश नहीं दिखाई देते, वो यही रोना रो रहे हैं कि नवाज शरीफ होते तो हम ये करते, नवाज शरीफ होते तो ये होता। मैं वहाँ बहुत देर रहा हूँ इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा किसी भी जाति किरदार पे, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है वो काफ़ी नहीं होता, तजवीज़ देनी चाहिए कि किस तरह चीज़ें ठीक हो सकती। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग बाय वर्च्यू ऑफ वोट, यानी कि जो फॉर्म 47 से भी हार गए हैं उनके एटीट्यूड में और उन लोगों के जो इलेक्टेड हैं इस वक्त उनके एटीट्यूड में कुछ फ़र्क है। देख लीजिए जो बयान आते उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जो हार गए हैं और जो जीते हुए हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो शायद इसलिए कि वो सेटिस्फाइड ना हो अपने फॉर्म 47 से और वो चाह रहे हों कि वो फॉर्म 47 जो हमारा बना है वो हमारा भी उस तरह होता, बाकी इस तरह बन गए। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये लेकिन आपको ये पता उनका क्यों नहीं बना?
देखिए बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब गुफ्तगू जो हो रही है ना, ये केस टू केस डिस्कस की जानी चाहिए। अगर आप कहें कि क्रॉस द बोर्ड, तो भाई ये तो वतीरा है ना। मुझे बता दीजिए 75 वर्ष में कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जहाँ लोगों ने, हारने वाले ने कहा कि मैं हार गया हूँ। यही तो वजह हम कहते हैं कि आपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं की। N122 में हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुबारकबाद दे दी। अब देखिए ना, लोग ये कह रहे हैं कि दो ही लोग हैं जो बड़े जो है उन्होंने बड़ी अक्ल की बात की है, एक साद रफीक साहब और एक रोयल असगर साहब। तो बात ये है कि देखिए हमें जो डिस्कस करना है आवाम के साथ, जो सॉरी कन्वे कर रहे हैं, वो ये है कि हार जीत होती है। सियासत को आपने कुछ तो खून नहीं बना लेना, अखाड़ा नहीं बना लेना। वो लोगों की राय है जो दी गई है, उसको इम्प्लिकेट करना है लेटरिन स्पिरिट। अगर वो सही तरह यूटिलाइज होगी तो फिर ही जमहूरियत का असल चेहरा सामने आएगा। मैं तो समझता हूँ फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 30 या 28% लोग वोट करें और 12 या 13% लोग वोट लेने वाले लोग जो है वो हुक्मरान बन जाए, तो दे डू नॉट एंजॉय दी जो है वो नॉड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। सो इफ दे आर नॉट, सो दे डोंट हैव अ राइट टू सिट देयर एज द रूलिंग गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। 21 अप्रैल को अब कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई? नहीं, मेरा ख्याल में तो वही होगा। जो हारेगा वो कहेगा कि मैं तो हारा ही नहीं, जो जीतेगा वो कहेगा मैं जीता हूँ, और जो हारेगा वो, चाहे वो PMLN हो चाहे वो PTI हो। अभी ये सूरत हाल देखते हुए आपको लग रहा है कि PMLN जीतेगी? मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन है, देखिए ना, फिर वही बात, अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना ताकतवर होता तो वो घुटने ना टेक देता गवर्नमेंट के आगे। बिल्कुल ठीक है। जब गवर्नमेंट होती है तो रिजल्ट्स और होते हैं, जब गवर्नमेंट नहीं होती तो रिजल्ट्स और होते हैं। हाँ। अब आप देखें कि कई लोगों ने ये भी बात की कि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो हो उसमें इंटरिम सेटअप ना हो जी, सिटिंग गवर्नमेंट ही हो, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई नहीं मानेगा कि भाई अब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट होगी पंजाब में और नेशनल गवर्नमेंट होगी PMLN की, तो फिर उस वक्त तो फिर यकीनन टेबल्स वो टर्न। लोग हमारे लोग माजरत से गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि उन्होंने गली नाली नलका काम करवाने ना भाई। हमारे तो ज़ईम कादिर साहब हमसाया ममालिक में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं, और सो कॉल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वो एक बहुत बड़ा एक मेला सजता है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे तो कोई इंटरिम गवर्नमेंट का इस तरह से वो नहीं है। और आज तक किसी ने पिछले 75 बरस में जब हम इकट्ठे आज़ाद हुए ना, हाँ जी, वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि हम हमारे साथ धांधली हुई। तो ज़ईम कादरी साहब, अब जब निज़ाम को हम सही करने की बात करते हैं तो इसका ऑल्टरनेट फिर सदारती निज़ाम एक सामने आता है जिसको पेश किया जाता है। अच्छा, एक और मेरा सवाल भी है ज़ईम कादरी साहब, पहले जवाब दे लूँ मैं। जी श्योर। Let's not jump onto conclusions है। सही। जब हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि हम किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या हमारी सोच जो है वो अपनी नहीं है, कहीं और से आई है। नहीं, ये डिबेट हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए होनी चाहिए। ये डिबेट इसलिए होती है क्योंकि हर इलेक्शन पिछले से ज़्यादा बुरा होता है, और उसके रिजल्ट्स के बाद पिछले से ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं पूरी सोसाइटी में। और वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसके लिए जो कि जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, बल्कि वो मजीद इनस्टेबल कर देता है चीज़ों को। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो मजीद गहना जाता है और आपको मजीद मुश्किलात में डाल देता है आने वाले वक्त के लिए इवेंचुअली। सो इसको कम तो करना है ना। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो आंसर नहीं है। सही। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं पार्लियामानी निज़ाम में, कुछ बहुत अच्छी हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इन सबको मिलकर बैठ के देखें, कोई भी चीज़ अगर अमेरिका में ठीक है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो, क्योंकि आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मोडालिटीज़ है वो मुख्तलिफ है। आपकी इकोनॉमी की मोडालिटीज़ अवामी मिजाज मुख्तलिफ है, अवामी मिजाज मुख्तलिफ है, आपकी डेमोग्राफी मुख्तलिफ है, आपकी पॉलिटिकल डेमोग्राफी बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपकी सुबाइयत है, आपके अंदर लासानियत के लोग हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अमेरिका में तो कोई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यार, वहाँ पे तो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दैट्स इट, और लोग उन्हीं को ज्वाइन करते हैं। वैसे तो ये भी मतलब डर्ड है वो, अगर ये करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए मुख्तलिफ, यानी कि जो
सोच के है रास्ता वही दो हैं, तो यू गॉट टू चूज वन ऑफ देम। और फिर वही बात हमारे यहाँ कि वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने अपना काम किया, माजरत से 4-4.5 साल में डिलीवरेंस वाली वहाँ भी कोई बात नहीं थी, दिया कुछ नहीं किसी ने किसी को। हाय हाय हुई जरूर है, लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल साथ, और राइट है, खड़े हैं, ठीक है, फाइन, उनकी सोच है, इट इज देयर राइट, बट ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट ट्रेनिंग, उनको क्या एक्सपर्टीज है कि वो ये काम करें? क्या उन्होंने कभी देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने किसको खड़ा किया है हल्के में? क्या वो इस काबिल है शख्स के उसको वोट दिया जाए और कल को वो उनकी नुमाइंदगी कर सके? द आंसर इज नो। नवाज शरीफ साहब को दे दिए वोट, जरदारी साहब को दे दिए, और वो तीसरी तरफ पार्टी को वोट दे दिए। दिस इज नॉट द वे। आपकी गुफ्तगू से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक हुई है वो ये हुई है कि आइन और कानून में तमाम तरीक़ाकार वो मेंशन है जिससे अवाम की फलाह व बहबूद सही मानों में हो सकती है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। 100% आइन अगर पढ़े तो आर्टिकल 4 आप देखिए, आर्टिकल 2 देखिए, उसमें जो जो चीज़ें लिखी नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ है? अमल दरामद तो होना कुछ डिस्कस भी नहीं हो रही, क्योंकि बात यह है कि जिसके लिए अमल दरामद होना है उसको ही किसी ने ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे राइट्स हैं यार, these are your rights। लेकिन जिन ममालिक में पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम कामयाब हैं वहाँ पर चूंकि आइन पर अमल दरामद सही मानों में हो रहा है, यही वजह। इवेंचुअली तो अगर आप इसको डाउनवर्ड्स इसको कैलकुलेट करें, देखें सही, तो आपको ये नजर आएगा कि जो कानून की अमलदारी है वो तो एक बॉटम लाइन है ना। सर वक्त बहुत कम है, वो तो जाते जाते एक system है। जवाब दे दें कि पीटीआई के जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बयानात सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि हो जाएगा मुज़ाकरा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक, मुज़ाकरात होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। अगर उसने ही नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस करने के लिए बात नहीं करनी जी। तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाई होगी ना, तो वो लड़ते रहेंगे, वो लड़ते लड़ते होगी गुम में की चोंचे की दुम। और आप जो मैं हूँ, जो मैं आम आदमी हूँ, मेरी वो रिक्वायरमेंट, मेरी ज़रूरियात, मेरी मईशत, मेरी माशरत जिसको उन्होंने एड्रेस करना है, मेरे सिस्टम्स को ठीक करना है। अभी आप पानी बारिश की बात कर रही थी, क्या है ये? इसीलिए है कि वो उन्होंने नाला नहीं साफ करना, उन्होंने ऑपोजिशन को 5 गालियां दे देनी है। ऑपोजिशन ने नाले साफ करने की बात नहीं कर रही है, उसने हुकूमत की जो है वो कानून साजी पे गुफ्तगू कर लेनी है। ओ भाई, ओ पहले मेरा तो कुछ करो यार, जिससे तुम्हें लाके बिठा दिया है। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें जमहूरियत नहीं है, वो बनी ही इसलिए है कि उनको सिर्फ चंद ख़ानदानों को इक़्तिदार में लाया जाए, और जब तक ये सिलसिला रहेगा अवाम को इस जमहूरियत से, इस जमहूरी निज़ाम से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने वक्त दिया। नान रोटी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद हुकूमत पंजाब के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। सस्ती रोटी स्कीम पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अरकान पंजाब असम्बली मुतहरिक हैं। हुकूमती फैसले पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी जारी किया गया है, जबकि नान बाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आज भी मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं होते। मुज़ाकरात के बावजूद, बिल्कुल मुज़ाकरात के बावजूद जो नान बाई एसोसिएशन है वो इस हुकूमती फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और 2 टोक अल्फाज में उन्होंने पैगाम दिया है कि जी रोटी और नान की कीमतें कम नहीं करेंगे। उनके मजीद मुतालिबात क्या है, क्यों रोटी की कीमत कम नहीं की जानना जाएगी? होगा ना कि आटा उनको सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये चीज़ भी मैटर करती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त नायब सदर हैं जी मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन वहीद अब्बासी साहब। वहीद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपए कमी की गई है, तो 20 किलो आटे का थैला आपको कितने का मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल यासीन साहब जो बात कर रहे हैं कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो कमी हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हमने 20 रुपए की रोटी का नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने किया था कि आप 20 रुपए की रोटी बेचें 100 ग्राम, उस वक्त आटे के बैग की कीमत थी 2200 रुपए। उसके बाद गंदम की शॉर्टेज जो आपको पता है कि पिछले गुज़श्ता 1 साल में बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से आटे का रेट जो है वो 2850 2900 पे चला गया। अब वो जब गंदम वाफिर मिकदार में हुई है तो वो जो रेट बढ़ा था 28-29 हो गया, वो 500 कम होकर 2300 2200 पे आ गया। अब अगर जो इजाफी हुआ था उसको रेट जो जहाँ पे हमें रोटी का रेट जिस कीमत पे दिया गया था
वहां पर उस लेवल पे अब रेट आ गया। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी वो जो इजाफी था वो कम हुआ है, हम आपको रोटी 16 की बेचें, तो मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जब 20 रुपए की रोटी का आप रेट दे रहे हो और आटे का बैग 2200 रुपए का था, और अब आटे का बैग 2200 का या 2250 का मिलता है, तो आप रोटी 16 रुपए की कैसे बेच रहे हो? इस एक साल के अरसे में गैस, बिजली, पानी, हर चीज, आप मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है, तंदूर वाले गरीब बंदा को नहीं पता है बिल्कुल कि ऐसे ही है। कहाँ महंगाई के तनासुब कहाँ चला गया है। अच्छा तो वहीद साहब, तंदूर ये वाला क्लियर कीजिएगा गरीब कि है 5 किलो का जो थैला है आटे का, वो आपको कितने का मिल रहा है? कि 20 किलो का बैग है। जी लाहौर में मुख्तलिफ रेट हैं, मुख्तलिफ मिलों का कीमत है 2100 से लेकर 2200, 2250, 2300 रुपए तक भी आज मिल रहा है, आज का रेट जो है। सही। तो आपका मुतालबा हमारा ये है कि आप 16 रुपए में रोटी नहीं दे सकते? नहीं, हमारा मुतालबा ये देखें, गवर्नमेंट के साथ अगर गवर्नमेंट को ये स्कीम अवाम की रिलीफ के लिए और अवाम की फलाह के लिए जी। लाना चाह रही है, तो तंदूर मालकान या कोई भी शख्स किसी भी कारोबार से वाबस्ता, वो कभी भी ये नहीं चाहिए कि अवाम वही को तो रिलीफ ना मिले। ये वो भी इस बताइएगा, महंगाई के दौर में। आप ये बताइएगा कि 20 किलो आटे का थैला कितने का मिले तो रोटी 16 रुपए की मिलेगी? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। कि कोई भी जो है तंदूर मालकान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अवाम को रिलीफ से महरूम रखा जाए, और महंगाई के दौर में हमने गवर्नमेंट को यही कहा है। कल बिलाल यासीन साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, हमने उनको भी ये रिक्वेस्ट की है कि सर आटे का बैग 1600 रुपए का आप फिक्स कर दें, उसका प्राइस मेंशन कर दें। इसी तरह फाइन का रेट जो है वो 7500 का कर दें। हम 16 रुपए की रोटी बेचेंगे, 20 रुपए का नान बेचेंगे, अवाम को नहीं करेगा, हमें कुछ ही होगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि 2200 का बैग नहीं हम रखेंगे और आप रोटी 16 की बेचो, तो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हम कारोबार बंद तबाह कर वहीद देंगे साहब, अगर हमारे आपसे कारोबार पूछा को। जाए कि आप एक रोटी में अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको कहा है कि 2200-2300 रुपए का बैग है। यहाँ पे लाहौर में बात है कि ऐसा है कि एक तंदूर पे पूरे दिन में नान और रोटी मिला के 1000-1200 लगती है, उसमें 600-700 रोटियां लगती हैं, कहीं 800 लगती है, कहीं 1000 भी। अब हम एक जो मिल रहा है, आप कह रहे हैं 20 रुपए की हम जो रोटी बेचते हैं, उसमें हमें तकरीबन 2 रुपए का मार्जिन मिलता है। 2 रुपए लेकिन का? अब जो सही। गवर्नमेंट हमें कह रही है, जी, अब जो गवर्नमेंट हमें कह रही है, वो तो कह रहे हैं कि 2 रुपए सस्ता करके बेचो। अगर हमें एक चीज हमें 1750 रुपए या 18 रुपए में पड़ रही है, हम 16 की कैसे बेच सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो और हुकूमत के साथ जो जी बिल्कुल, हुकूमत ने तो अब ऐलान किया कि अगर रिलीफ ना दिया गया आवाम को, तो क्रैक रोटी डाउन किया सस्ती जाएगा। नहीं बेची गई तो क्रैक डाउन किया जाएगा। तो अगर क्रैक डाउन होता है तो फिर क्या सूरत हाल है, फिर क्या लाहेअमल होगा जी आपका? लेकिन जी 3 दिनों से 4 दिनों से क्रैकडाउन ही हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, तंदूर ऐसे सील ही। हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं। आप रोज पढ़े कि तंदूरों को आज डीसी साहब ने, आज एसी साहब ने 50 तंदूर सील कर दिए, आज 2 लाख का जुर्माना हो गया, 3 लाख का जुर्माना हो गया। पिंडी और इस्लामाबाद में आज हड़ताल की हुई है नान भाइयों ने, सिर्फ इसी वजह से कि एक चीज मुझे वारा नहीं खा रही है, तो मैं नुकसान करने से बेहतर है घर ना बैठ जाऊं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, आज भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मामलात कुछ सेटलमेंट की तरफ जाएंगे? क्योंकि हुकूमत की रिलीफ की बात हो रही है, तो नान भाई एसोसिएशन भी तो हुकूमत के अवाम की रिलीफ में आ रहे हैं ना। तो अवाम आप भी हैं, अवाम हम भी हैं, लेने वाले भी अवाम है, देने वाले भी अवाम है। तो आपके जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बिल्कुल कहाँ ऐसे तक ही। कामयाब पहुंचे हैं? देखिए, हमने आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से हर बात से हुक्काम आला तक पहुंचती है। हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से, बराए मेहरबानी तंदूर वाले पे जुल्म ना करें, तंदूर वाले से रिलीफ दिलवाएं। आपका काम है हुकूमत का रिलीफ देना, अवाम का काम है रिलीफ लेना। तंदूर वाला दरमियान में एक है, उसको रिलीफ का आपका जरिया बना रहा है, तो तंदूर वाले को भी रिलीफ दें। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है, और हमें उम्मीद है कि सीएम साहबा इस पर जरूर नोटिस लेंगी और कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता ऐसा निकालेंगे कि तंदूर वाले का कारोबार भी तबाह ना और अवाम को भी रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये जो बात की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आटे के थैले की कीमत तो कम कर दी गई है, तो क्या इसमें कोई हकीकत है? जी, मैंने आपको पहले बताया कि एक रेट 2200-2300 पे रोटी ठीक, का रेट उससे हुआ, थोड़ा सा कम रेट हुआ। उसके बाद बढ़ गया और कम हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वहीद अब्बासी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और तालिबात आपके भी जायज़ हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना भी उनका हक है। देखें अब यूँ किस करवट बैठता है। आज दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का। हमारी दुआ है कि कोई मुश्तरका लाहेअमल तय हो जाए, और अवाम बीच की का रिलीफ रास्ता की निकले। बात हुई है तो अवाम को रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल, सबको रिलीफ मिले। हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ है शहरोज इबाद। शहरोज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये क्या पेश रफ्त हुई है इस केस में?
शेरबानो, ये जो वाकया पेश आया था मिलत एक्सप्रेस में, जो खातून जिसका नाम मरियम है, उसे पहले तो पुलिस कांस्टेबल ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद फिर उसकी जो मौत हुई, उसके बाद ये दो चीजें हैं। पहले तो जैसे ही जो उसकी मौत हुई, उसके बाद थाना जो चन्नी कोट है अहमदपुर शर्किया के करीब, वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ इत्तफाकिया मौत का, हादसाती मौत के हवाले। जैसे ही उस खातून की वीडियो सामने आती है, उसके बाद जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो जाती है और उसके बाद फौरी तौर पर जो इस खातून मरियम का भाई है जिसका नाम अफजल है, उनकी जानिब से थाना चन्नी कोट में दोबारा दरखास्त दी जाती है कत्ल के मुकदमे की और ये नामजद FIR जो है वो दर्ज हुई है। अब मीर हसन जो वहां का कांस्टेबल था जो गाड़ी में तशद्दुद कर रहा था और उसके दो साथियों के खिलाफ इस वक्त जो है वो मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन नई वीडियो आई है उसने तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट कर दी है, तो अभी नई वीडियो के बाद क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, नई वीडियो के बाद दो चीजें सामने आई हैं। एक तो ये जो रेलवे हुकाम जो है अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हालांकि कराची में भी और फैसलाबाद जड़ावाला का जो इलाका है, वहां पर मैं जड़ावाला के इलाके में खुद गया हूं, इसके वालिद से, इसके भाई से और अहले इलाका से मिला हूं और उनका ये कहना था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था। ये पहली बार फैसलाबाद नहीं आ रही थी। हालांकि यहाँ पर उसके वालिद और भाई रहता है, जबकि ये अपनी दो बहनों के साथ कराची में रहती है और ब्यूटी पार्लर का काम करती है। तो यानी अब ये है कि उसको जो मुलजमान है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खातून घर वालों से भी इंक्वायरी की, आपने अहले इलाका से भी की और ये पता चला कि मरियम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त था। तो जो वीडियो में कहा जा रहा है जी कि वो चीखो पुकार करती दिखाई दे रही है, उसकी क्या वजह है, वो सामने आ सकी? देखिए, अब इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है और जो मुतलका जो वहाँ के थाने के जो SHO हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि जो रेलवे में इनके साथ बाकी लोग हैं उनके बयानात कलमबंद हो गए, उनसे पता चलेगा ये क्या सिचुएशन है। क्योंकि खातून बिल्कुल ठीक थी, जो बच्चे साथ थे, इसके जो भतीजे थे, उनसे स्टेटमेंट ली गई है, उनसे भी पूछा गया, उनका यही कहना था कि बिल्कुल ठीक थे, हमारे साथ आ रहे थे। उनके साथ जो वाकया पेश आया, तशद्दुद हुआ, उनके पास टिकट नहीं थी। तो ये सारी तहकीकात इस वक्त हो रही हैं। SP जड़ावाला की क़यादत में फैसलाबाद के जो CPO है, उन्होंने सरबराही कमेटी भी कायम की है जो उनको कानूनी मामलत भी फराहम कर रही है और दूसरा आज CPO फैसलाबाद भी उनके घर जा रहे हैं। और अच्छा, हमने वीडियो में तो शेरोज ये देखा कि वो लड़की बारहा ये कह रही है कि मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर इतने मर्द खड़े थे लेकिन कोई रुकवाने वाला नहीं था और वो लड़की पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा था जो एहलकार था। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या आया है? जो मैंने पढ़ा है उसमें तो ये था कि बिल्कुल इसको हादसाती मौत करार दिया गया। बिल्कुल शिरबानो, ऐसा ही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये कहा गया कि इसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, खून ज्यादा बह जाने की वजह से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। अब जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि मुझे मत मारे क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, लेकिन ये चाहिए नहीं था कि उस एहलकार को कि वो खातून पर जो है हाथ उठाता। अब रेलवे पुलिस के अंदर खवातीन जो एहलकार हैं वो उनसे पूछती, लेकिन वो एहलकार भी मौजूद नहीं थी। इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना किसी तरह भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि खातून को इस तरह मारा जाए। अगर उसके पास टिकट भी नहीं है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको अगले स्टेशन पर जब उतार लिया जाता है, उससे बात कर ली जाती है, उस पर जुर्माना वगैरह कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह तशद्दुद के बाद फिर ये सारी चीजें सामने आना यकीनन ये एक बड़ा मामला है जिसको हल करने के लिए फैसलाबाद पुलिस और इसके अलावा जो दीगर कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है और मरियम के वालिदैन या उनके घर वाले मुतमईन हैं इस सारी कानूनी कार्रवाई से? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले बताया SP जड़ावाला की क़यादत में CPO फैसलाबाद ने एक कमेटी कायम की हुई है जो मुसलसल उनके साथ राब्ते में है, उनके बयानात भी कलमबंद किए हैं और उन्हें मुकम्मल कानूनी मामलत फराम की जा रही है क्योंकि जहां वकुआ होता है उसी थाने में मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए चन्नी कोट जब वाक़या है वहां पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और इन्हीं की मुद्दत में दर्ज हुआ है। जो जो इन्होंने कहा है दरखास्त में उसके तहत 302 और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है मीर हसन के खिलाफ भी। सुनने में आया कि वो जो पुलिस एहलकार था उसको रिहा कर दिया गया। देखिए, ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो हादसाती मौत के हवाले से हुआ था। उसके बाद उसको गिरफ्तार हुआ, उसने अपनी जमानत ले ली थी, लेकिन अब उसको दोबारा जो है वो शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया है और उसको जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया। एक कमेटी तहकीकाती कमेटी बनाई गई है तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, कोई अंदाजा है? देखिए, वो भरपूर कोशिश यही है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो जल्द सामने आ जाए क्योंकि एक छोटा वाकया नहीं है, बड़ा वाकया और इसलिए मुकम्मल तौर पर इसको जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उसकी तरफ जब देख रहे हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आए, जो मुलजमान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया, पानी का पानी हो जाए इस सारी सूरत हाल को लेकर। शेरोज़ेबाद, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान को वक्त दिया और तमाम डिटेल शेयर की। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। चाइना में एक कंपनी है सुपरमार्केट, चीन ने अपने मुलाजमीन के लिए एक नई लीव मुतारिफ करवाई है। 10 दिन की वो लीव्स होंगी, जैसे सिक लीव तो होती हैं और भी होती हैं, मैटरनिटी लीव्स भी होती हैं और उन्होंने सैड लीव्स मुतारिफ करवाई हैं, एनुअल लीव्स भी होती हैं, सैड लीव मुतारिफ करवाई हैं। तो मुझे चाहिए अजीम सैड लीव। आपको चाहिए? मैं ब्रेक से जब वापस आ रहे थे तो
मैं इसलिए थोड़ा गुमसुम था, मैंने सोचा आपको शायद side आप leave मेरे से पूछें कि आप किधर मसरूफ हैं, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तो मैं सोच रहा था आप एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग कर रहा था, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अच्छा, सैड हो मुझे गया। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इनके जो मैनेजर हैं वो उनको कहा गया है कि आप इनको नहीं रोक सकते, जिसको सैड लीव चाहिए आप उसको सैड लीव मिलेगी। और इससे पहले भी इस कंपनी की जानिब से बहुत ज़बरदस्त काम किए गए हैं। एक ये कि टूर भी करवाया गया है जी, अपने बिल्कुल। एम्प्लॉयज़ को, और इसके साथ साथ वहाँ पर दीगर इस तरह की चीज़ें भी सामने आती रहती हैं, तो इसलिए कंपनी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इनका जी एक कल्चर है जी वर्कर फर्स्ट, और ये कल्चर बड़ा फेमस हुआ था कि जो कंपनी का वर्कर है वो पहले है। 2023 में चीनी मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई थी और इनकी खबरें इस कंपनी से मुतल्लिक बहुत वायरल हुई थी, जिसके मुताबिक इस कंपनी के मुलाजिमिन को काम करने के दौरान किसी भी किस्म के नागवार या हद तक आमेज़ वाक़े का अगर सामना करना पड़े तो कंपनी उन्हें अजाले के तौर पर 5000 युआन की रकम देती है। और फिर हाल ही में जैसे कि शायद बानो ने बताया कि इस कंपनी के मैनेजर्स को मालिक ने छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप भेजा, दीगर मुलाजिमिन को जापान के दौरे पर भेजा, और अब इस कंपनी ने सैड लीव्स मुतारिफ करवा के दोबारा सुर्खियों में जगह बना ली है। आप प्लीज अपनी सीवी भेजें, मेरी भी भेजें, क्योंकि ये बड़ी शानदार कंपनी है जो अपने वर्कर्स का, अपने मुलाजिमिन का इस हद तक ख्याल करते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। कंपनी के जो मुंतज़मीन हैं उनको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में ऐसे सोचना चाहिए। सैड लीव तो मुझे बहुत पसंद है ये बात, क्योंकि महीने में नहीं तो 2 महीनों में एक दफ़ा तो आपको सैडनेस का दौरा पड़ता ही पड़ता है, तो उस दौरे से बचने के लिए के जो मालिक हैं शहर बानो मिस्टर यू डोंग लाई, तो वैसे तो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन हमारी पता नहीं कितनी एक्यूरेट है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन यू डोंग लाई साहब हमारी जानिब से आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, खिराज तहसीन कि आई एम श्योर आप बड़ा ही नरम गोशा रखते हैं अपने मुलाजिमीन को लेके। मेरे ख्याल से ऐसा ही रवैया होना चाहिए तमाम मालिकान का, ऐसा ही रवैया होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पर इस तरह की तमाम चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन सैड लीव वहाँ पर सैड लीव नहीं दी जा रही, सैड लीव नहीं हमें दी जा रही है, हमें भी सैड लीव चाहिए। कितनी चाहिए आपको सैड लीव? 10 बस तो 10 बस इतनी काफ़ी है। इतनी भी सैड लीव मिल जाए, बाकी दूसरी एनुअल लीव मिलाकर थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाएगा। मिलने लग पड़ी ना तो पूरा मुल्क छुट्टी पे होगा, क्योंकि हम सारी सैड हुई पड़ी है। सही बात है, डिप्रेशन जो है वो आन पड़ा है हर नौजवान के ऊपर, तो डिप्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम आपकी सैडनेस दूर भी करेंगे एक खबर आपको देके, और वो ये कि जनाब हमारी सैडनेस से क्यों दूर होगी? सैडनेस आपकी इस वजह से दूर होगी कि एटलीस्ट कोई काम तो कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके, हम भी यहाँ तक क्योंकि आपको पता है लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं आती गर्मियों में, और अगर बिजली आए भी तो बिल कितना आता है। जदीद टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं आप, जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने कदमों से बिजली पैदा कर सकते हैं। बरतानवी कंपनी है जी पेवजेन, इनके मुताबिक जमीन पर लगी टाइलों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पैरों की हरकत से बिजली पैदा होती है, और हर टाइल के नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर होता है। जब आप इस पर कदम रखते हैं पैरों की हरकत से वो जनरेटर मुतहरिक होता है, बाद में इस तवानाई को बिजली में तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो ये ज़रूर होनी चाहिए। जो जिस तरह से बिजली महंगी हो रही है, हर आने वाले दिन के साथ 4 रुपये 5 रुपये हर महीने मजीद टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे तो बाकायदा वहाँ पर डांस क्लासेस होनी चाहिए, जंपिंग होनी चाहिए। टाइल की कीमत बहुत ज़्यादा है वैसे अभी तक तो, लेकिन ऐसे मामलात आने चाहिए, आसान होने चाहिए। मैं वही इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या वो बताने वाला था कि ऑल्दो अभी इस टाइल से इतनी बड़ी तादाद में बिजली पैदा नहीं होती, वो स्ट्रीट लाइट जल जाती है, स्ट्रीट लाइट जलती हैं, इसके अलावा छोटी मोटी डिवाइसेस आप चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इन टाइल्स को 37 से ज़्यादा ममालिक में लगाया जा चुका है, और मैं गूगल कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक टाइल की कॉस्ट जो है तकरीबन $500 पड़ती है, और वो पाकिस्तानी करंट जो डॉलर की सिचुएशन उसके मुताबिक तकरीबन 1,38,000 लगभग जो है वो चार्ज होता है। लेकिन जो खुशाइंद बात है वो ये कि जब टेक्नोलॉजी आती है तब महंगी होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सस्ती होती है, और उसमें मजीद एडवांसमेंट आती है, मजीद इनोवेशन होती है। जैसे सोलर पैनल जब आपने देखे हैं कि अब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, सब लोग भी बहुत ज्यादा है, आम आदमी की पहुंच से दूर। लेकिन इसी तरह की जब इनोवेशन होती रहेगी ना तो एक वक्त आएगा कि जब वो आम कंपटीशन में सस्ती हो जाएगी, बिल्कुल सस्ती हो और मेरे ख्याल से जहाँ पर ये लगेगी वहाँ तो वो भी डांस क्लासेस, एक्सरसाइज, वर्कआउट वाले सारे काम वहीं पे करवाने चाहिए, ताकि आकर वहाँ पर पैरों की हरकत हो, छलांगे मारी जाएं, उसके बाद साथ बिजली बने। तो ऐसी सूरत में जब हमारे घरों में भी टाइलें लगी तो सबने कहना चलो जी 1 घंटा तुमने यहाँ पे वॉक करनी है, वॉक भी होगी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर घरों में लग जाए ना तो ये मजबूर करेंगी टाइल्स लोगों को चलने पर। आपने बेड से उठना है, आपने वॉक करनी है, उसके साथ साथ आपकी हेल्थ केयर जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, आप वॉक भी करेंगे, बिजली भी बन रही है, तो एक अलग सी एनर्जी आपको मिलती है। खैर, ये अच्छी खबरें बताने का मकसद ये होता है कि आपने मायूस नहीं होना, आने वाले दिन हो सकता है हमारे लिए भी बहुत अच्छे हों।
ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नाजरीन के ईद पर रिलीज होने वाली वाहिद पाकिस्तानी फिल्म दगाबाज दिल, जिसकी ये जो है कामयाबियों का सफ़र जारी है और ये रिलीज़ होने वाली तमाम फिल्मों से बेहतर बिजनेस कर रही है इस साल। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क में शोहरत के झंडे गाड़ने वाला ड्रामा इश्क मुर्शद जो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो इसकी वो जो एपिसोड देखी थी जिसमें शादी हुई दो तरह से, एक देसी तरीका था सिंध का और एक उनका पॉलिटिशियंस वाला ज़रा अमीरों वाली शादी, हाँ यो स्टाइल, तो दो तरह की शादी हुई थी। और उसके बाद बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस भी दिए गए, फिर दिखाया गया कि वो हनीमून पर जा रहे हैं, वो कश्ती में बैठकर, तो मैंने कहा इट्स अ गुड एंड, बहुत अच्छा एंड हो गया। लेकिन अब मुझे भी सरप्राइज़ मिला, पता चला कि उन्होंने उस रिएक्शन के बाद सोचा कि अब आवाम को बहुत पसंद आया और पैसा क्यों ना कमाया जाए मज़ीद, तो एपिसोड जो हैं वो मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। और अब ये भी बात की जा रही है कि जैसे प्यारे अफजल, उसके बाद वो एक और ड्रामा था मेरे पास तुम हो, इन सबको सिनेमा में इनकी लास्ट एपिसोड दिखाई गई थी। तो इश्क मुर्शद की भी एपिसोड जो है लास्ट वो सिनेमा में दिखाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब इसका वो वाला एक लेकिन ये भी कंफर्म करते हैं कि इस खबर में सदाकत कितनी है। और साथ ही साथ फिल्म दगाबाज दिल जो आई है उस हवाले से भी एक्सपर्ट राय लेते हैं। हमारे साथ फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब मौजूद हैं। हारून साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हाउ आर यू? जी, आई एम फाइन। आपको कैसे हैं? हारून साहब, फिल्म जो है वो तो हम देख रहे हैं कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है, तो आपको लगता है कि, लेकिन लोगों के जो कमेंट्स थे ना, अगर मैंने कमेंट्स पे बात करूं तो वो ये भी थे कि फिल्म जो है बहुत ऐसे लगता है कि तेज़ी में बनाई गई है, यानी स्टोरी जो है वो बहुत फास्ट थी, उसको उसमें उनको वो सुकून या ठहराव नज़र नहीं आया जो एक फिल्म में होना चाहिए। तो आप समझते हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, फिल्म 3 महीने के अंदर अंदर बनाई गई है और ईद पे कोई रिलीज नहीं थी। काफी हफ्ते तक हम ये सोच रहे थे कि रिलीज क्या होगी, तो फिर वजाहत रऊफ ने ये फिल्म अपनी जल्दी से बनाई। मेरे ख्याल में कहानी उनके पास पहले से थी और एक्टर भी वो सारे दोस्त ही हैं उनके, जो अक्सर उनकी पार्टीज में और उनके साथ इंस्टा के ऊपर तस्वीरों में नजर आते रहते हैं। तो वो जो है वो उन सबको मिलाकर उन्होंने एक फिल्म बना ली। फिल्म माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है। 8-9 करोड़ जो है वो लास्ट 2 दिन पहले मैं देख रहा था, तो उसके बिजनेस की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब है कि लोग फिल्म देखने जाना चाह रहे थे ईद पे और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, तो बस इस फिल्म को काफी बिजनेस मिल गया। स्टोरी कैसी लगी आपको इसकी? अच्छा, मुझे स्टोरी जो है उसके साथ भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये था कि एक तो ये लाहौर में, अंदरून लाहौर की सेट हुई फिल्म थी और इसकी कहानी के अंदर पंजाबीपन जो था कहानी के अंदर वो बहुत हद तक उसका एक इंटेग्रल पार्ट था। लेकिन आपने जब एक्टर्स लिए सारे, तो वो जो, क्योंकि वो जाहिर है नॉन पंजाबी स्पीकर्स थे और ये क्योंकि बिल्कुल, और वो कराची में बनी हुई थी, तो खास तौर पे जो सेंट्रल कैरेक्टर था, दादी का एक कैरेक्टर था जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल कैरेक्टर था और वो जाहिर है वो पूरी रिवायत को लेकर चल रही थी पंजाब की। तो वो जो थी वो एक जाहिर है पंजाबी स्पीकिंग खातून वो किरदार अदा नहीं कर रही थी, तो उनके मुंह से वो कभी उर्दू में स्विच हो जाती थी, कभी पंजाबी में, वो कुछ बात जमी ही नहीं और कहानी किसी तरह जगड़ नहीं सकी अपने आप ऑडियंस को अपने साथ। तो बाकी ये है कि महविश का और अली रहमान का एक पेयर था जो कि हम देखते रहते हैं उनको ड्रामों में भी, अली रहमान को, और महविश जो है वो फिल्मों के लिए बड़ी अच्छी। आपको लगता है ये मूवी मजीद बेहतर हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी जी, बिल्कुल हो सकती थी। थोड़ा सा इसको टाइम दिया जाता, अगर वजाहत जो है वो थोड़ा रिसर्च भी कर लेते। म्यूजिक बहुत वीक था फिल्म का, कोई गाना ऐसा नहीं है जो कि आपको याद रह जाए या आप लोगों ने भी सुना हो, क्योंकि फिल्में तो चले आई चली जाती हैं लेकिन गाने याद रहते हैं। इस फिल्म का कोई गाना ऐसा नहीं है। अच्छा, जो कि हम देख रहे हैं हारून के, अगर हम जैसे पंजाबी की आपने बात की कि कोई दादी को जो करैक्टर दिया था वो बहुत ज़रूरी था, वो पंजाबी करैक्टर ही होना चाहिए। तो हमने बुशरा अंसारी को बड़ा अच्छा देखा है पंजाबी बोलते हुए, बहुत ज़बरदस्त करैक्टर उन्होंने निभाया। उसके बाद हमने उनकी बहन जो है अस्मा अब्बास, उनको भी देखा और 1-2 और ख़वातीन है, बड़ा अच्छा पंजाबी में वो किरदार निभाती हैं। तो क्या वजह है, इन्होंने पंजाब से क्यों नहीं ऐसा बंदा लिया गया जो कि पंजाबी जानता था? मिस कास्टिंग थी जी फिल्म में। बाबर अली भी थे, सलीम शेख भी थे, वो दोनों पंजाबी एलिमेंट लेकर आ रहे थे। लेकिन जो दादी थी, जो सेंट्रल कैरेक्टर थी, वो जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरह नहीं कर सकी और फिर जाहिर है महविश भी पंजाबी उस तरह नहीं बोल सकती और उस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, तो वो जो है वो, और अली रहमान, तो
तो वो बात बनी नहीं, कुछ जमी नहीं। तो मुझे मिसकास्टिंग एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है। जिस तरह आपने नाम लिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि पंजाबी रोल्स बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे। जी जी। लेकिन अरुण, अभी जैसा कि लोग मूवी देखना चाह रहे थे इस ईद पे, फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और उसके लिए सिनेमा गए, जो कि सबूत सामने है कि इस मूवी ने अच्छा बिजनेस किया है। तो क्या वजह है कि और मूवीज़ नहीं बन रही हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि हमें थोड़ा सा बिजनेस साइड को भी देखना पड़ेगा मूवी इंडस्ट्री की, और ये जो फिल्म मेकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब एक ईद जैसा बड़ा ओकेजन आता है जहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो कोशिश करती हैं कि कोई ऐसा तफरी का उनको मौका मिल जाए और वो टिकट पे पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होती हैं, और किसी के पास कुछ थोड़ी बहुत ईदी कुछ सेविंग जमा होती है जो कि उन्होंने ईद के लिए रखी होती है। तो फिर इस वक्त नाजरीन को कोई अच्छी फिल्में ऑफर करें। तो एक ही फिल्म थी और उसने ये पैसे समेट लिए, लेकिन अगर अच्छी चॉइसेस होती तो फिर और फिल्में भी बन सकती थी। चलें, अब वो ड्रामा जो है इश्क मुर्शिद, उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे लगा वो तो लास्ट एपिसोड हो चुकी है, उस पर लिखा भी था यूट्यूब पे कि लास्ट एपिसोड है, इवन टीवी पे भी ये आ रहा था कि लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड कहा जा रहा था, फिर लास्ट एपिसोड भी आ गई। तो अब दोबारा से इन्होंने इसको बढ़ा लिया है। वो बड़ा अच्छा एंड नहीं था कि जब दो तरह से शादी हो गई, हनीमून पे भी निकल गए। बानो, वो कहते हैं ना कि च्युइंगम जो है वो थोड़ी देर तक तो बहुत मजे की लगती है, फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना बहुत अच्छी मिसाल दी है। वक्त आता है जब उसको आपको मुंह से निकालना पड़ता है, तो फिर आपको फील होता है कि आपके मुंह में दर्द शुरू हो गया है। फिर आप बस थक ही रहे होते हैं, मेरे ख्याल में उसमें जायका तो खत्म हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया था, इसको खत्म हो जाना चाहिए था, इसको एक बड़ा अच्छा लॉजिकल एंड मिल गया था। लेकिन यह है कि अब वो कहानी खिंच रही है, और अभी भी मुझे लगता है कि एक शायद 2-3 किस्तें और निकल जाए इसी तरह ही, और फिर वो सुना है कि सिनेमा में लग जाएगी। पैम्पर्स दिखाए जाएंगे कि पैम्पर्स लेने जा रहा है और ये सारे नहीं जी, अब तो उन्होंने किसी और ट्रैक पे ले गए ना कहानी। वो जो है वो कातलाना हमले हो रहे हैं शिबरा के ऊपर बार बार, और बहुत सारे निकाब उतर गए। जहां शामिर का निकाब उतरा था, अब महरीन का निकाब उतरा है। अब उसके वालिद साहब जो है शामिर के, उनका भी कैरेक्टर जो है वो सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उनके घर पर भी छापा मारा गया है। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो कोई स्पॉइलर ही दे दे फिर लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में क्या इनमें से किसी की मौत वाकया हो सकती है, हीरो हीरोइन? ये आपने पहले क्योंकि प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो का जिक्र किया था, जिन दोनों ड्रामों में जो है वो आखिर में नाजरीन को एक यही सरप्राइज मिला था कि वो एक हीरो को मार दिया गया था। मुझे ऐसे लग रहा है कि शिबरा को गोली लगेगी और वो शिबरा को कुछ गोली लग सकती है, शामिर खा सकता है उसको जी, या इसी तरह ही होगा, या तो शामिर जाएगा या शिबरा जाएंगी, क्योंकि अब कहानी में और कुछ बचा नहीं है करने के लिए। तो चलें, कहानी में 4-5 किस्तें और जो है वो इसी तरह निकाली जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उनके वालिद साहब जो है वो भी चले जाएं, हारून साहब। कुछ भी हो सकता है जी, अभी क्योंकि वो कहानी जो है वो अपना लॉजिकल एंड तक पहुंच चुकी है। अब तो जो है वो आगे आई हैव अ सजेशन हारून, वैसे अगर ये ड्रामा उन्होंने लंबा करना ही है तो शहर बानो के पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। ये डिस्कस करें शहर बानो से, इन्होंने काफी आखिरी किस्त को लेके ट्विस्ट बता दी। मैं बड़े अच्छे नॉवेल्स भी लिखती होती थी लेकिन कभी छपाए नहीं मैंने। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। बानो, इस तरह होना चाहिए कि गोली चले और वो महरीन जो है ना वो सामने आ जाए, वो सामने आ जाए। मेरा दिल है महरीन को नहीं, वो मैं अभी आपसे वो मजाक करने लगी थी। ड्रामे के अलावा उसके बाप का नाम हारून था ना, और वो बैड कैरेक्टर कर रहे थे। तो आपको कभी इस तरह बुरा लगता है कि आप ड्रामा देख रहे हो और आपका हम नाम जो है वो नेगेटिव रोल कर रहा हो? जी, वो बिल्कुल होता है जब अपने नाम का कोई कैरेक्टर टीवी पे आप देखते हैं, आप कहते हैं यार कर देते होंगे यार क्या है ये मैं क्यों देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये ड्रामा जो था नाजरीन ने बहुत पसंद किया, और मेरा ख्याल में कि वो कहानी के साथ जुड़े भी, किरदारों के साथ जुड़े, दोनों जो लीडिंग पेयर था वो बहुत खूबसूरत था, तो उनके साथ उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अब वाकई वो बात है कि अब स्वाद कुछ कम होता जा रहा है। हारून के अगर हम मेरे पास तुम हो की बात करें तो उसका वाकई उसमें ऐसा था कि आवाम उसको देखने गई थी। प्यारे अफजल तो बहुत ही क्लासी ड्रामा था, मुझे आज भी याद है, मेरे फेवरेट ड्रामा में से एक है, तो उसको देखने के लिए आवाम गई थी। ये इतना इन्होंने ड्रैग कर दिया है कि सिनेमा में लोग मुश्किल से ही देखने जाएंगे। जी, मेरा नहीं ख्याल कि सिनेमा में शायद इसको इतना फुटफॉल मिले, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि प्यारे अफजल या फिर मेरे पास तुम हो, वो ऐसे ड्रामे थे जो अभी भी उसके अंदर एक्साइटमेंट बाकी थी। लास्ट एपिसोड तक उन्होंने जोड़ा हुआ था व्यूअर्स को अपने साथ। तो ये जो है ये ड्रामा शायद उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सका, डिस्पाइट ऑल द अब्यूज दैट इट्स गेटिंग। तो वो मुझे लगता है कि ये शायद मिसकैलकुलेशन होगी ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रामा मेकर्स, कि वो अगर समझें कि ये सिनेमा में जाएगा और 1 घंटे के ड्रामे के देखने के लिए लोग जो हैं घरों से निकल के सिनेमा तक आएंगे। एक और बड़ा मसला है, वो नूर साहब जो हैं उनकी मुझे समझ नहीं आती, उनको दोनों ड्रामे जो हिट जा रहे हैं, जाने जहां, उसके बाद ये जो है
जी। खई में तो उनको मार ही दिया गया, जी। और जी। ये इश्क मुर्शद में भी इश्क वालिद मुर्शद, साहब का जी। किरदार, हर जगह उनकी बेटी जो है वो इश्क कर लेती है और वो मजबूर होकर रो रहे होते हैं, और वो बाद में एक मजबूर बाप चाहिए होता है हमारी इंडस्ट्री को। अच्छा, वो बाप का कोई एक्टर होता किरदार नहीं है, बेबस है, रो रहा है और पता बस है वो बेटी मजबूर जो है बाप वो है। कर चुकी है। वो एक मजबूर बाप है, ये उसकी पूरी जिंदगी की डिस्क्रिप्शन है, उसका और कोई उसकी कैरेक्टर में कोई और लेयर्स नहीं होती, वो बस एक मजबूर बाप होता है। और वो इस मैं वक्त वही जो है सोच रही थी कि बहुत साल दिल नहीं कर रहा होगा, कोई भी मुश्किल वक्त है ही नहीं है, उन्होंने एक ही एक्टिंग करनी है सारे ड्रामों में। अच्छा हारून, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे जिन ड्रामा का शहरबानों ने भी जिक्र किया, और अभी ये इश्क मुर्शद की भी लास्ट एपिसोड सिनेमा में दिखाई जाएगी, तो सिनेमा में दिखाने वाला ट्रेंड, इज इट गुड ट्रेंड? नहीं, मैं इससे वैसे इतना एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो नाजरीन आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं और इतने अरसे से जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि सिनेमा जाकर वो तफरीह नहीं ले सकते। अगर वो जा सकते होते तो वो फिल्में देखते। बहुत सी खवातीन होती हैं जो घरों में होती हैं और उनको इस तरह की इजाज़त नहीं होती या लग्जरी नहीं होती कि वो सिनेमा जाकर ऑफन फिल्में देख सकें, तो वो घर में अपने टेलीविजन के साथ एक रिलेशनशिप बनाए रखी होती हैं। तो मेरे ख्याल में उनको ये इट्स अनफेयर टू देम कि आप फिर वो जो लास्ट एपिसोड है जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो जो है वो एक दिन पहले सिनेमा में लगा दें, या उस दिन भी अगर सिनेमा में लगे तो कुछ लोगों को जो है एक बड़े स्केल के ऊपर वो तफरीह मुयसर हो, और बाकी जो लोग इतने अरसे से उसके साथ जुड़े हुए थे वो जो है वो इंतजार करें या छोटे स्क्रीन पर उसको देखें। अच्छा, ये जो तो मेरे सिनेमा ख्याल में ये नहीं दिखाई करना जाती है, चाहिए। ये क्या पैसों के लिए दिखाई जाती है? बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं इससे। आई थिंक अब ये मार्केटिंग प्लॉय बन गया है। पैसे तो खैर अब आजकल अगर ये इश्क मुर्शिद भी लग जाए तो कितने वो उससे पैसे जो है वो बन सकेंगे और कितने लोग उसको सिनेमा में देखने जाएंगे, लेकिन ये एक मार्केटिंग प्लॉय है। जी, हमारे ड्रामा इतना बड़ा हिट था कि उसकी आखिरी एपिसोड जो है वो सिनेमा में लगाई। आपको याद होगा ऐदे वफा की? जी, परिजात की मुझे याद नहीं, ऐदे वफा की मुझे याद पड़ता है कि लगी थी। ऐदे वफा की भी, और उसका भी सुना था कि ऐदे एंड वफा जो है वो चेंज किया गया था, क्योंकि पहले वो जी, जी। विजुअल्स उनके कुछ वायरल हो गए थे जिसमें वो शहीद हो गया था। बिल्कुल लीक हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, और फिर ये भी होता है कि मुझे याद है एक ड्रामा, अब मुझे याद नहीं कौन सा है, लेकिन वो उसकी आखिरी किस्त जो है वो सिनेमा में पहले लगा दी गई थी और टेलीविजन के नाजरीन को देखने के लिए बाद में मिली थी। तो ये तो बहुत ही अनफेयर बात है कि आप जो है वो फिर लोगों को मजबूर करें कि वो सिनेमा जाकर देख लें, और जिन्होंने नहीं देखी बहुत अच्छी बात की है कि हमारे देही इलाकों में या हमारी बहुत सी फैमिलीज शहरों में भी ऐसी हैं जो अपनी घर की खवातीन को सिनेमा नहीं लेके जाते और पसंद नहीं करते, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया। और हमारे हमसाए मुल्क में भी हमारे ड्रामास बड़े फेमस मशहूर हैं, हैं, बिल्कुल तो वो ऐसे। लोग भी फिर वेट करेंगे लास्ट एपिसोड का। जी, और फिर वो स्पॉयलर्स आ जाते हैं, रिव्यूज आ जाते हैं, जाहिर है लोगों को आप रोक नहीं सकते, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि कहानी कहाँ गई। बिल्कुल, आप जाएंगे ड्रामा देखने इश्क मुर्शिद सिनेमा में? नहीं जी, मैं घर पे ही बैठकर इंतजार करूंगा। बेशक एक दिन बाद देख लूं, लेकिन मैं घर पे ही देखूंगा। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वो जरूर जाएं। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका जवाब। मैं भी ये कहने लगी थी कि मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी जब आएगी यूट्यूब पे तब देख लूंगी। बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। आज के मैच की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश की मुदाखलत से मैच का मज़ा किरकिरा हो सकता है, तो कौमी टीम के 17 रुकनी स्क्वाड में एक मजबूत कम्बिनेशन हम देख रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी भी हो चुकी है और कई नए प्लेयर्स भी टीम में शामिल हो चुके हैं। मगर न्यूजीलैंड की टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और 9 अहम खिलाड़ी जो हम उनके देखते थे वो इसमें नहीं है। बिल्कुल, और ये सीरीज पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है, किस टीम का पलड़ा कितना भारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस साहब। मोहम्मद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है, टीम कॉम्बिनेशन को कैसा देख रहे हैं, कैसा मैच हो सकता है पहला? बड़ा तगड़ा मैच होगा। पाकिस्तान का सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जैसे आप इंट्रो में भी कह रहे थे कि अगर न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करूं तो इस वक्त 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, तो एक नया उनके लिए भी एक यहाँ पर मोटिवेशन होगी। फिर कल मुझे पता है चैपमैन जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस में बहुत एक तगड़ी साइड है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें हराने में। लेकिन एक अच्छी बात मुझे जो अजहर महमूद की लगी वो रोटेशन पॉलिसी की थी, क्योंकि जब आप होम कंडीशंस में खेलते हो फिर आपके पास वो टीम मौजूद हो जिसमें न्यू प्लेयर्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा उनके पास मौजूद ना हो, तो ये बेस्ट पॉसिबल चांस होता है जहाँ पर आप रोटेशन पॉलिसी को अपना फॉलो करते हो वर्ल्ड कप से पहले। क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सीरीज खेलनी है वर्ल्ड T20 से पहले। अभी आपको पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, फिर आप पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर एंटर होना है, तो आपका स्क्वाड बड़ा तगड़ा है।
मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है, उन पे भी अब बहुत ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस यही कहने लगी थी अवैस के मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी हुई है, उसके बाद कुछ और नए खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है? देखिए, कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो जिस वक्त काकुल के अंदर जब ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा था तो लिटरली मैं भी थोड़ा सा हैरान था। मैंने कहा यार जो स्क्वाड इस वक्त मौजूद है परफॉर्मेंस वाइज तो मुश्किलात होंगी सिलेक्टर्स को कि किसको चांस दिया जाए किसको ना दिया जाए। सबसे बड़ी मुझे थोड़ा सा एक शौक लगा था वो आमिर जमाल का था, क्योंकि जो कीन परफॉर्मर था लड़का, PSL में भी उसने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर भी उसने परफॉर्म किया, उसको हमने ड्रॉप किया क्योंकि वो बड़ा एक जरूरी था पॉइंट पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि एक जेन्युइन ऑलराउंडर आपके पास मौजूद था। जरूर T20 के अंदर अगर बात करूं तो उनका इकोनॉमी रेट 9 से 10 रन पर ओवर होता है, लेकिन जो बैटिंग के अंदर वो एक डेप्थ आपको दे देते हैं वो बड़ा एक फायदेमंद होती है यहाँ पर। लेकिन शादाब खान भी हैं, इमाद वसीम की वापसी हो रही है, आपके पास बैटिंग ऑर्डर बड़ा लंबा है ऑलराउंडर्स के साथ मौजूद। लेकिन बाबर सबसे के बड़ा बारे में कह रहे हैं कि शायद बाबर को रेस्ट देंगे, तो इससे मसला होगा हमारी क्रिकेट अगर हम बात करें बैटिंग में, और उनकी अदम मौजूदगी में टीम की क़यादत कौन करेगा? देखिए, वाइस कैप्टन बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये सवाल हर जगह चल रहा है कि या शादाब खान में या रिजवान को वाइस कप्तान बनाया जाएगा। रिजवान के ऊपर ज्यादा आपको पता बात की जा रही, कप्तानी पे भी रिजवान पे बात हो रही थी कि रिजवान को शायद कप्तान बनाया जाए यहाँ पर। लेकिन बाबर आजम की बात करें, देखिए रोटेशन पॉलिसी, मैंने कहा ना जब आप होम कंडीशंस में खेलते हैं तो आपको रोटेशन पॉलिसी करनी पड़ती है। बाबर आजम ने यहाँ तक कहा है कि हम लोग जो बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं उसके अंदर आपको रोटेशन पॉलिसी आपको नजर आएगी हर मैच के अंदर। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के पास प्लान्स हैं वो किस तरीके से इसको स्टिक अराउंड करते हैं। सबसे बड़ा जो आपका इशू है वो आपका मिडल ऑर्डर का है कि मिडल ऑर्डर को कौन स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो आपके पास साइम अयूब मौजूद है, बाबर है, रिजवान है, उसके बाद साहिबजादा फरहान अभी है नहीं, लेकिन एक ओपनर्स की बात करूं कि 7-8 के प्लेयर्स की लॉट आपके पास मौजूद है। जब मिडल ऑर्डर की बात आती है वो एक प्रॉपर पोजीशन है जहां पर आपने अपनी टीम को आगे लेके चलना होता है। अपने रन्स पर ओवर जो अगर 7-8 रन है उसको पाइल अप करके 10-11 रन पे लेके चलना है, वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी। उस्मान और बहुत ज्यादा से पहले ये सीरीज कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा ना यही सीरीज आपका डिसाइड करेगी कौन प्लेन जो सा बोर्ड करेगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वही लड़के मुझे पता है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे। चांस सबको मिलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एक बात फिर होती है कि एटलीस्ट उतना आप चांस दें कम से कम वो अपना आप जस्टिफाई कर सके प्लेयर आपको। सबसे बड़ी एग्जांपल्स आपके पास ऑस्ट्रेलिया की हैं। कल मैं टिम डेविड को देख रहा था, टिम डेविड को कम से कम ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे पता है हम फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड को 1.5 साल अपने पास रखा है। आपको पता है सिंगापुर के लिए खेलते थे की ऑस्ट्रेलिया टीम ने उनको यूज किया 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के बाद जाके उनको रिलीज किया, लेकिन वो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि अब उनके लिए पूरी दुनिया की लीग ओपन है, वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपके पास इतनी केस स्टडी होनी चाहिए प्लेयर की कि हमने इसको चांस दिया, अनफॉर्चुनेटली ये डिलीवर नहीं कर पाया, तो दैट्स द रीजन कि हमने इसको ड्रॉप किया। उस्मान खान की बात करूं, काकुल ट्रेनिंग कैंप की भी बात की तो 2 हफ्ते वहां पे लगातार ट्रेनिंग हुई है, कितने फिट लग रहे हैं अभी प्लेयर्स हमारे? देखें, अगर मैं फिजिकली बात करूं तो जब मुलाकात भी प्लेयर्स से हुई तो आई साइड से अगर आप देखें तो लिटरली आपको नजर आता है कि प्लेयर्स के अंदर एक डिफरेंट फिटनेस लेवल इस वक्त, और खास करके टीम बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी आपकी हुई है काकुल के बाद। आपको पता है बहुत से वहाँ के सवालात उठ रहे थे कि पता नहीं टीम में बॉन्डिंग नहीं है, टीम में ग्रुपिंग ना कहीं हो जाए, ना ये मामला तो, लेकिन अब अगर आप देखें तो टीम की बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी आपको नजर आती है। फिर उसके बाद मुझे एक अच्छी बात लगी कि प्लेयर्स एक दूसरे को बैकअप करें। देखें, अच्छा वैसे वक्त बड़ा कम है, मैं ये बता दें कि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के मैच के बारे में खदशा जाहिर किया गया है कि शायद बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो क्या पॉइंट भी मिलेंगे दोनों को एक? देखिए, एक पॉइंट्स तो मिलेंगे क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, बारिश कौन सी है वो स्टार्ट होनी है 3-3:30 बजे के करीब, और मैच के टाइम अगर बात करूँ तो बारिश 75% दिखाई हुई है। लेकिन इस्लामाबाद का वेदर बड़ा आपको पता है अजीब सा होता है कि पता नहीं लगता कि कब बारिश स्टार्ट और कब खत्म भी होगी। तो लेकिन एक्सपेक्टेड आपको पता है पूरे एक हफ्ता बारिश है, तो तीनों मैचेस के अंदर बारिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन टॉस सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ होती है डकवर्स की, तो जो टॉस जीतेगा उसकी कोशिश होगी कि वो पहले बैटिंग करके एक तरह टारगेट देने में कामयाब। बहुत अहमियत का हामिल है जी, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, आपने ज़रूर पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो T20 सीरीज चल रही है उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, बच्चे हसास तबीयत के मालिक होते हैं और अगर कोई बच्चा कुदरत की तरफ से किसी कमी का शिकार है तो उसके सामने उसका बार बार तस्करा करना बच्चे की नफ्सियात पर निहायत मनफी असरात मुरतब करता है। बदकिस्मती से हम ऐसे बच्चे पर बेचारगी का लेबल लगाकर उसे ज़हनी तौर पर इतना मफलूज कर देते हैं कि वह खुद को ज़माने के लिहाज से अनफिट और बेकार महसूस करने लगता है। ऐसे बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अपना मवाजना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं और फिर जहनी तनाव, कोफ्त, उलझन और तन्हाई
के सबब उनकी जहनी नशोनुमा पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिहैब कंसल्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इफ़ाफ मंजूर साहब। वेलकम करते हैं आपको। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अगर हम बात करें बुलिंग की या फिर बात करें बॉडी शेमिंग की, जब बच्चों को किया जाता है बच्चों की जानिब से, तो नफ्सियात पर क्या असर होता है? मैं इसका स्टार्ट जो है ना एक वाक़े के साथ करती हूँ, क्योंकि आई एम इन प्रैक्टिकल इन फील्ड। तो मैं एक आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। श्योर। एक बच्चा एडमिशन के लिए आता है और अपने फादर के साथ एडमिशन प्रोसेस, जब एडमिशन ऑफिस में जाते हैं आपको पता है कुछ 5, 7, 15 मिनट का प्रोसेस होता है, कोई पेरेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। अच्छा, बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज भी है, ठीक है, यानी उसकी जो कॉग्निशन लेवल्स हैं थोड़े से स्लो हैं। मैं इसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं वो ज़्यादा बुली का शिकार होते हैं। सही। अब 10-15 मिनट का वो प्रोसेस है और उस प्रोसेस में वो बच्चा वहाँ अपने वालिद के साथ बैठा रहा है एडमिशन ऑफिस में, और उसका एडमिशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट, और उसके बाद उसको जो है ना वो क्लासरूम में भेज दिया गया। अब क्लासरूम में जैसे ही वो गया है, आफ्टर 2 या 3 मिनट्स के बाद टीचर भागती हुई आई है वापस, और उसने आके रिपोर्ट किया है एडमिशन ऑफिसर को कि ये बच्चा तो क्लास में रह ही नहीं सकता। क्यों? ये तो इसने तो आते ही सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। अच्छा। और क्लास का पूरा 2 मिनट के अंदर इसने मतलब चीज़ें इधर उधर और सब वो कर दिया है। अब इट वाज अ सरप्राइजिंग सिचुएशन, क्योंकि जब एडमिशन किया जाता है वहाँ पे तो वो देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी होती है वहाँ पे। उसने कहा कि ये 15 मिनट यहाँ बच्चा बैठा रहा है और उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो ऐसी क्या बात है कि क्लास में जाके इसने 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो सारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो 2-4 बच्चों को खड़का भी दिए। अच्छा जी, अब वो उसके फादर को बुलाया, क्योंकि अभी वेट कर रहे थे, फादर को वहीं बिठाया जाता है, जैसे शुरू में बच्चे आते हैं तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है। अब जब वालिद साहब आए, उन्हें कहा गया कि ये इसने ऐसा क्यों किया है ना क्लास में जाके, यहाँ पे तो था। अब उसके वालिद साहब ने बताया कि इसका मसला ये है कि चूँकि थोड़ा सा ज़हनी तौर पे वीक है, और जब ये बाहर निकलता है घर से, मोहल्ले में जाता है या गली में जाता है, तो बच्चे इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे। बच्चे इसको जो है ना वहाँ पे, जैसे आप जिसको बुली कह रहे हैं, ठीक है, उसको तंग करते हैं। तो अब इसने ये देख लिया हुआ है, ये इसने मैकेनिज्म सेट कर लिया, इसको ये लगता है कि जो बच्चे हैं ना वो मेरे लिए जो है ना वो ठीक नहीं है। तो जहाँ ये बच्चे देखता है ना उनको फौरी तौर पे ना खड़कू देता है, ये उसने डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, ठीक है। अब ये इसके मिसाल देने का मकसद ये है कि वो जब बड़ों के पास बैठा हुआ था वो बच्चा, तो ही वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, लेकिन जो ही बच्चों के पास गया और उसने देखा कि ये इन्वायरमेंट जो है ये बच्चों वाला है, तो यहाँ मैं अगर अपनी धाक नहीं बिठाऊंगा तो मैं यहाँ नहीं चल सकता हूँ। अच्छा, चूँकि वो एक स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे सेटिंग ऐसी है, वो समझते हैं, तो उन्होंने उसको डील किया, और आफ्टर अ वीक वो बच्चा क्लास का मॉनिटर भी बन गया और उन्हीं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करने लग गया। तो इस एग्जांपल देने का मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट जो है, बुली होती कहाँ है, एनवायरनमेंट में ही होती है ना। आपके एनवायरनमेंट में जो लोग मजबूत होते हैं या थोड़े ताकतवर होते हैं, वो अपने से वीक लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बुली वाले जो बच्चा होता है, जिसको हम बुली कहते हैं, यानी जो बुली करने वाला होता है, उसकी भी थोड़ी सी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बुली करने वाले लोग इंटरनली वेरी वीक होते हैं, दे आर वेरी डिसअपॉइंटिंग पर्सनस, दे आर कॉम्प्लेक्स्ड इनसाइड, और वो अपने कॉम्प्लेक्सेस को कवर करने के लिए, अपनी इनर वीकनेसेस को कवर करने के लिए, वो जो अपने से वीक लोग उन्हें नज़र आ रहे होते हैं या लग रहे होते हैं, जिनको सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमारी पावर को बर्दाश्त कर लेंगे, उनको बुली करते हैं। यानी ये आप अजीम को कह रही हैं? अजीम बता रहा था मैं बुली करता हाँ, अभी ब्रेक में बता रहा था मैं शरारतें करता था, मैं बुली नहीं करता। नहीं, वो शरारतों की स्टोरी सुना रहा था, लेकिन मतलब हम कोशिश करते कि हम इसको कहीं बुली की तरफ ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब बच्चा है, वो बच्चा तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चा स्कूल के बाद जब घर जाता है तो उसको तो पता ही नहीं होता कि वो बुली हो रहा है ना, वो बस इनडायरेक्टली चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बिहेवियर में तब्दीली आ रही है। तो पेरेंट्स को ऐसी कौन सी आदत है कि वो समझ जाएं कि बच्चे के साथ ऐसा कोई मसला है, फिर और पेरेंट्स उसको कैसे डील करें? देखिए, अभी हमने बुली करने वाले की साइकोलॉजी की बात की, अब मैं आपको बताती हूँ कि बुली होते कौन से बच्चे, यानी जो विक्टिम होते हैं इसका, वो कौन से बच्चे होते हैं। देखिए, जो विक्टिम होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली स्कूल बाद में आता है, सबसे पहले घर है, ठीक है, घर में सबसे पहले बुली शुरू होती है। घर में लोग कहते हैं तुम्हारा कद छोटा है, तुम नालायक हो, तुम्हारा रंग नहीं ठीक, ये पियोगे तो गोरे हो जाओगे। मेरे पास एक बच्ची आई है पिछले दिनों क्लिनिक पे, एंड ही वाज लाइक नाउ इन यूनिवर्सिटी, लेकिन वो अपनी सारी एक्सपीरियंसेस पहले बता रही थी। अब वो शी इज़ लाइक, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो है, और वो ये बता रही थी कि जब मैं पैदा हुई तो वो थोड़ा सा उसका रंग जैसे सांवला है, हमारी सोसाइटी में हम गोरे रंग को बहुत पसंद करते हैं, तीखे नक्श होने चाहिए, बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते साथ ये तो पीना है, ये तो जो है पता नहीं किस पे चला गया। अब वो बच्ची अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है, और वो बता रही है कि जी जब मैं घर में पैदा हुई हूँ तो आप यकीन करें मेरे घर में खुशी की बजाय ऐसे था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई मतलब उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पूड़ी बिछ गई है,
ठीक है। अच्छा, अब वो सिर्फ कहती वहाँ तक नहीं है कि मेरा रंग थोड़ा सांवला था, बाकी फैमिली मेम्बर सब जो हैं वो साफ रंग के थे, एंड नोबडी इज़ एक्सेप्टिंग मी। मतलब माँ कह रही है ये अपनी फलां फुफ्फी पे गई है, ठीक है। बाप कह रहा है नहीं नहीं, ये मेरी बहन तो बहुत, मेरे ख़ानदान में तो कोई ऐसा है ही नहीं, तुम्हारे किसी उसके ऊपर चलेगी। कहती है वो एक्सेप्टेंस जो है वो वहाँ नहीं, फिर बहन भाई जो हैं वो आपस में। और फिर आप ये देखिए कि चीज़ें ग्रो करती करती स्कूल में जाती हैं। अब बच्चा घर से वीक पर्सनालिटी लेके जा रहा है, अब वो घर से वीक पर्सनालिटी लेके जा रहा है, जब स्कूल में उसका एनवायरनमेंट होता है, इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे भी फिर वो ऐसे बच्चों का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में 60 से 70% बच्चे जो है ना वो बुली का शिकार होते हैं। अभी जो रिसेंट रिसर्च हमारे पास आई है, बच्चे क्या तो बड़े भी बुली होते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ों बड़े वर्क प्लेस पे बुली होती है भाई, वर्क प्लेस पे बुली होती है, ऐसी बात नहीं है, यानी हर जगह पे होती है। लेकिन चूंकि बच्चे थोड़ा वीक होते हैं और हम इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं कि वो जो टाइम है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टाइम है। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई 5 स्टेप्स आप बता दें जिस पे अमल करते हुए हम सैनिटी बरकरार रख सके, बच्चों में भी बड़ों में भी। बिल्कुल, देखें सबसे पहली चीज़ ये है कि 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। बच्चों में आपने डेवलप करनी है 3 R's, सिंपल रूल, अगर आप रूल से याद रखना, R फॉर रूल, R से ही आपने 3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्स, रिपोर्ट एंड रिफ्यूज़। अच्छा, ठीक है। रिस्पॉन्स, रिपोर्ट एंड रिफ्यूज। क्या रिस्पॉन्स करना? रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप जो महसूस कर रहे हैं, आपको जो भी महसूस होता है उसको रिस्पॉन्स कीजिए, यानी आपको पता चले, आप किसी को बता सकें कि ये चीज़ जो है वो महसूस करने की है कि आपको कुछ डिफरेंट एनवायरनमेंट से जो है वो फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट का मतलब ये है कि जब आपके साथ बुली की जाती है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। अब ये प्रोसेस कोई आसान नहीं है, ये प्रोसेस ये है, वही बात कि घर से स्टार्ट होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बताएंगे बच्चों को, कि आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि अगर बच्चा आपको कोई बात बताना चाहता है तो उसको सुने, बिल्कुल, ठीक है। उसको ये ना कि तू कुछ किया होना है, तुमने गलत किया होना है। हमारा तो यही बिहेवियर है, हम तो पेरेंट्स आमतौर पे यही कहते हैं, ठीक है। आप उसको जो है ना वो ये बताएं कि अगर तुम्हारे साथ कहीं भी कुछ बुरा होता है तो वो इस काबिल हो के वो रिपोर्ट कर सके, सही, ठीक है। अब रिपोर्ट करने के बाद जो है वो तीसरी चीज़ आती है कि आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है और उसको रिफ्यूज़ करना है, ठीक है। अब रिफ्यूज़ल है, यानी आपने हमेशा उसका विक्टिम नहीं बनना, यानी आप बाज़ का तो होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ख़वातीन बुली होती हैं, बच्चियाँ बुली होती हैं, अब वो देख रही हैं कि उनकी माएँ बुली होती रही हैं, तो वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर, वो इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, यानी उनको वो महसूस ही नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं ये कहीं डिफरेंट हैं, उन्हें लगता है कि इट्स नॉर्मल। तो यानी इसलिए हमें देखना होगा कि रिस्पॉन्स करना होगा, बताना होगा और अपने बच्चों को रिफ्यूज़ करना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और आप प्लीज़ देखा करें अपने बच्चों को, जो बुली करते हैं उनकी नेचर भी पता लग जाती है, जो बुली हो रहे होते हैं उनके बारे में भी समझ आ जाती है कोई मसला चल रहा है। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।